Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for exam. Today we have the topic from the 9th class from history pastoralist in the modern world which is the most important chapter for the point of your exam. और इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से आपको कराया जाएगा डेफिनेटली यू विल थिंक दैट कि इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको जस्ट यू नीड टू सिस्टमेटिकली टू प्रेजेंट इन योर आंसर शीट, सिस्टमेटिकली लर्न विद द वे, तो आपको चैप्टर आसान लगेगा। इस चैप्टर के अंदर हमने दो तरह के टॉपिक्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी इन द इंडिया और सेकंड वन इन द अफ्रीका। दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों की लाइफ इफेक्टेड हुई है ड्यू टू द कॉलोनियल रूल, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं कि वहां पे जो फैक्टर्स हैं वो कुछ अलग है और इंडिया के अंदर जो कुछ फैक्टर्स हैं वो अलग है। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेस्टोलिस्ट होता क्या है। यहां पे जो पेस्टोलिस्ट लिखा है, आप पेस्टोलिस्ट को डिफाइन कर सकते हो किससे? तीन डेफिनेशन के साथ। आप लिखोगे पेस्टोलिस्ट इज द ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्या भाई? ग्रुप ऑफ पीपल। इनके पास क्या होते हैं? अपने एनिमल हर्ड्स होते हैं, एनिमल हर्ड्स। दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या करते हैं भाई? मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज द डेफिनेशन। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है, या कई बार एग्जामिनर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ पेस्टोलिस्ट। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पेस्टोलिस्ट है, यू विल राइट इन द सिंपल वर्ड्स टू फाइंड द पेस्चर लैंड फॉर देयर एनिमल्स। टू फाइंड द पेस्चर लैंड, पेस्चर लैंड का मतलब ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स। और यहाँ पे जो बेसिकली आपको मूवमेंट्स पढ़ाई जाएगी कि वन प्लेस टू दूसरे प्लेसेस पे वो जाते हैं, तो यहाँ पे दो तरह का रीजन है मूवमेंट का। पहला बेसिक जो रीजन है वो लिखा जाएगा यहाँ पे सीजन। सीजन मीन्स मौसम, विंटर एंड समर। और सेकेंड थिंग दैट वी स्टडी अबाउट दैट कि जो इनका दूसरे ग्रुप से इंडिया के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द मॉनसून। तो आपके पास दो पॉइंट तो यही आ गए, एक तो ड्यूरिंग द मॉनसून और एक आफ्टर द मॉनसून। तो लेट्स वी स्टार्ट। अब आप क्या करोगे? वैसे तो हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं, मटेरियल है एज पर द एनसीईआरटी, वो अलग अलग पेजेस पे अलग अलग कम्युनिटीज का दिया गया है। हम क्या करते हैं, सारे की सारी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस पे कलेक्ट कर लेते हैं, और वन प्लेस पे कलेक्ट करने से हमें क्या फायदा मिलेगा कि इन सारी चीजों को हम सिंपली सिस्टमेटिकली लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कम्युनिटीज के नेम पता होने चाहिए, कौन कौन सी कम्युनिटीज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कम्युनिटी है उसका नाम है गुज्जर बकरवाल। तो पहली जो कम्युनिटी हम पढ़ेंगे उसका नाम है गुज्जर बकरवाल। सेकंड कम्युनिटी इसके अंदर जो है वो है गेडी सेफर्ड्स। सेफर्ड्स। तीसरी कम्युनिटी है धांगर। फोर्थ वन इज द गोलास या कुमरास। फिफ्थ वन इज द बंजारास। सिक्स्थ वन इज द राइकास। तो वन कम्युनिटी डेफिनेटली विल बी आस्क इन योर एग्जाम। आपसे ये पूछा जाएगा ये कम्युनिटी का मूवमेंट कैसे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। आपने कुछ नहीं करना, पहले तो वही लिखोगे कि दिस इज द पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी, दे मूव वन प्लेस टू द अनदर प्लेस टू फाइंड द पेस्चर लैंड। अब हमने क्या करना है? मूवमेंट्स को ट्रेस करना है। तो सबसे पहला तो आपका मीनिंग हो जाएगा। सेकेंड आप क्या करोगे? इसके स्टेट के बारे में बताओगे कि स्टेट से बिलोंग करती है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे उनका मूवमेंट किस बेस पे है। और फोर्थ वन आप लिखोगे कुछ स्पेसिफिक थिंग, इफ यू नो यू विल राइट। तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, 5 का आ सकता है, तो आप उसको उसी अनुसार एक्सप्लेन कर दोगे। अब हमारे पास हम लिखेंगे इसके अंदर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम गुज्जर बकरवाल, तो यहां पे लिखोगे आप जम्मू एंड कश्मीर। पहली जो कम्युनिटी है इट बिलोंग्स टू द जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड किससे बिलोंग करते हैं? गेडी सेफर्ड, हिमाचल प्रदेश। धांगर कम्युनिटी कहां से है? महाराष्ट्र। फोर्थ गोलास एंड कुमरास, के फोर कर्नाटका। फिफ्थ वन बंजारास। बंजारास वैसे हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, पर स्पेसिफिक सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो कहां पे? राजस्थान।
नेक्स्ट वन ये बोलता है राइकास, राइकास भी कहां से, आर फॉर राजस्थान। तो आपका सेकेंड पॉइंट इज दिस वन कि दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू दिस स्टेट। अब आता है इनका मूवमेंट कैसे होता है। अब पहला जो मूवमेंट होता है वो किससे होता है, सीजन से। अब सीजन मैंने आपको लिखवाया दो, पहला लिखोगे विंटर और दूसरा लिखोगे यहाँ पे समर। तो ड्यूरिंग द विंटर ये क्या करते हैं, हिल्स से नीचे आ जाते हैं डाउन। तो डाउन हिमालय का नाम क्या है, शिवालिक। क्या भाई, शिवालिक। तो आप लिखोगे शिवालिक में आ जाते हैं। समर में क्या चले जाते हैं, ऊपर जाना स्टार्ट कर जाएंगे हिल्स में, क्योंकि गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दे स्टार्टेड टू मूव अपवर्ड। इनके पास जो एनिमल्स हर्ड्स हैं, तो स्पेशली दो तीन याद कीजिए, जैसे गोट हो गया, सीप्स होगी, बस ये याद रखिए। गेडी शेफर्ड्स हिमाचल प्रदेश है, सेम मूवमेंट है, कुछ नहीं करना कि दे विल मूव अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन में क्या, ड्यूरिंग द विंटर दे कम डाउन इन द शिवालिक हिल्स। जब वो शिवालिक में आते हैं तो स्पेशली दे फाइंड द वन पेस्चर लैंड जिसको बोलते हैं भाबर। भाबर क्या होता है, एक तरह का ड्राई ग्रास लैंड है जिसमें स्क्रब्स मिलते हैं झाड़िया टाइप के, पर इनके एनिमल्स उसी को ग्रीजिंग करते हैं। जैसे ये हिल्स में ऊपर जाते हैं वहां पे इनको क्या मिलते हैं, मिडोस मिलते हैं। मिडोस का मतलब होता है जो हिल्स के ऊपर ग्रास लैंड है उसको इनके एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। बस ये पॉइंट लिखना है। इनके पास भी क्या है, सेम एनिमल हर्ट्स है। धांगर कम्युनिटी बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र। इनका जो मूवमेंट है वो किससे, मॉनसून से। किससे, मॉनसून से। इनका जो मॉनसून से मूवमेंट है, तो यहां पे क्या है, मूवमेंट किससे है भाई, मॉनसून से। तो मॉनसून के ड्यूरिंग दे स्टे एट देयर नेटिव प्लेसेस। तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू पे स्टे करते हैं, और सेंट्रल प्लेट्यू पे क्या करते हैं, दे ग्रो द सम रेन फेड क्रॉप्स, जैसे कि बाजरा ग्रो करेंगे ये लोग। अब जैसे ही मॉनसून खत्म होगा दे मूव टू द वेस्ट कोस्ट। ये कहां पे चले जाएंगे, वेस्ट कोस्ट। वेस्ट को जो महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट है उसको हम बोलते हैं कोंकण। आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा। कोंकण में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, द फार्मर ग्रो द खारिफ क्रॉस। खारिफ क्रॉस कौन सी होती है, विच इज द सोन इन द सीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, और उसको हार्वेस्ट किया जाता है मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो कौन सी है, राइस। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं दे वेलकम टू धांगर कम्युनिटी पेस्टोलिस्ट। क्यों, इनके साथ जो एनिमल हर्ट्स हैं, एक तो क्या करेंगे, स्क्रब्स। स्क्रब्स का मतलब होता है जो प्लांट का निचला हिस्सा है, ऊपरले हिस्से में अनाज होता है जिसको फार्मर हार्वेस्ट करता है, और निचले वाले को, स्क्रब्स को क्या करेंगे, एनिमल ग्रेजिंग करेंगे, साथ में मैन्यूरिंग करेंगे। इसके बदले में वो जो फार्मर्स है इनको कुछ क्या देता है, ग्रेन्स देता है। तो दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट टाइप रिलेशनशिप कि आप हमारे खेत में ग्रेजिंग कराइए, हम आपको ग्रेन्स देंगे। वो कहता है ठीक है। तो उनको ग्रेन्स भी मिल रहे हैं, उनके एनिमल को ग्रेजिंग प्लेस भी मिल रहा है। सेम यू हैव टू राइट गोलास। और इसके अंदर भी ऐसे लिखोगे, ड्यूरिंग द मॉनसून वो क्या करते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू पे स्टे करते हैं, और ऐसे ही है, सेम लिखोगे। बस एक ही चीज आपको चेंज करनी है, दे बिलोंग्स टू गोलास कर्नाटका, महाराष्ट्र क्या हो गया, धांगर हो गया। बंजारास बिलोंग्स टू द राजस्थान, और दे मूव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये डिफरेंट प्लेसेस में चले जाते हैं, यूपी में आ जाएंगे, हरियाणा में आ जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। रायकास राजस्थान, राजस्थान का भी आप ऐसे लिखोगे कि ड्यूरिंग द मॉनसून ये क्या करते हैं, मॉनसून के टाइम में दे स्टे एट देयर नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब है जहां से वो रियली बिलोंग करते हैं। दे ग्रो द सम रेन फेड क्रॉप्स, और रेन फेड क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, जैसे ज्वार बाजरा, इनको बोलते हैं रेन फेड क्रॉप्स। तो उसको ग्रो करने के बाद ये क्या करते हैं, दे स्टार्टेड टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेबरिंग स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे, या फिर हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, अपने एनिमल्स के लिए न्यू पेस्चर लैंड फाइंड आउट करने के लिए। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द इजी वे टू लर्न ऑल द पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी। व्हाट यू नीड टू डू, मीनिंग लिखिए, बिलोंग टू दिस स्टेट, मूवमेंट ऐसे हो रहा है, और एनिमल हर्ट्स इनके पास, सबके पास लगभग एक ही जैसे हैं, गोट शिप्स। बस यहाँ पे कर्नाटका वाले में आप बफेलो मेंशन कर दोगे। तो यहाँ के पास क्या है, बफेलो है, और इनके पास भी सेम इसी तरह से होता है राइकास के पास। अब देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, दे हैव द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, क्योंकि इनको लगता था हमारी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, किससे, हमारे एनिमल से। पर हर समय एक जैसा नहीं होता। फिर बाद में क्या, कॉलोनियल रूल है। जैसे भारत के अंदर ब्रिटिशर आए, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब है कि भारत का जो पॉलिटिकल पावर है इट विल बी कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर। तो भारत में जो कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ है वो मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। 1757 के अंदर जो बैटल ऑफ प्लासी था, इंडिया हार गया था। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें भी इंडिया हार गया था। इंडिया के जो रूलर थे, हारने के बाद भारत का जो पॉलिटिकल पावर है इट इज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर। तो यहाँ पे कॉलोनियल रूल्स ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे ब्रिटिशर को फायदा हुआ। पर यहाँ पे प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट की गई, पेस्टोलिस्ट के लिए की गई। प्रॉब्लम फॉर पेस्टोलिस्ट।
तो इसमें आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, 4 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। पहली बात, जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको ये लगता था कि जो ग्रेजिंग लैंड है वो हमारे लिए क्या है, अनयूजफुल है। इसीलिए ब्रिटिशर ने पहला एक लॉ बनाया, इसका नाम रखा गया वेस्ट लैंड एक्ट। मतलब इस मींस कि जो वेस्ट लैंड है, जो ग्रेजिंग लैंड है, उससे हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया, जितना भी वेस्ट लैंड है वो कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। जो ग्रेजिंग लैंड था ज्यादातर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड में। अब बोलता है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने से उनको क्या फायदा होगा, वो कहता है 2 तरह का फायदा होगा। पहला जो इनको बेनिफिट हो रहा है, फर्स्ट वन, ब्रिटिशर को क्या मिलेगी, रॉ मटेरियल मिलेगा, जिसको वो फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरोपियन मार्केट के अंदर इन क्रॉप्स को बेच के पैसे अर्न कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, जो लोग इसके ऊपर खेती करेंगे उनको लैंड रिवेन्यू देना पड़ेगा, लैंड के नाम पे टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ब्रिटिशर को इससे फायदा होगा, पर नुकसान किसको होगा, जो पहले इस ज्योग्राफिकल एरिया पे, इस लैंड पे अपने एनिमल को ग्रेजिंग कराते थे। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि ब्रिटिशर ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 1865। इसके अनुसार भारत के जो फॉरेस्ट थे इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले जो फॉरेस्ट बनाए गए और रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है कि ऐसे फॉरेस्ट जिसके अंदर वैल्यूएबल ट्रीज होते थे, जैसे साल, टिम्बर, जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उस बेसिकली प्लांट को, उस ट्री को यूज किया जाता था कमर्शियल पर्पज के लिए, जैसे एग्जांपल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए या फिर बोट बनाने के लिए, उसके लिए यूज होता। दूसरे इन्होंने जो बनाए उनको बोलते थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे फॉरेस्ट जिसके अंदर पीपल आर अलाउड टू एंटर बट विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर। दोनों में अंतर क्या है, वैल्यूएबल ट्रीज, लेस वैल्यूएबल ट्रीज नॉट अलाउ, कोई भी अलाउ नहीं था टू एंटर, और उसके अंदर क्या है, अलाउ टू एंटर है बट दे हैव टू पे द टैक्स। जो पहले पेस्टोलिस्ट विदाउट एनी पेइंग द टैक्स वो एंटर करते थे, अपने एनिमल को ग्रेजिंग करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जो भी नीड थी, जो भी काम करे, अब वो अलाउ नहीं है। अगर जाना है तो क्या लेना पड़ेगा, परमिशन, किसके अंदर, प्रोटेक्टेड के अंदर, और यू हैव टू पे द टैक्स, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया, एक लॉ बनाया जिसका नाम था क्रिमिनल एक्ट। जो क्रिमिनल एक्ट का मतलब था 1871। इट मींस कुछ कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया, जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग होंगे दे वर आइडेंटिफाई एज ए क्रिमिनल। साथ में क्रिमिनल तो उनको बोला ही गया कि बाय बर्थ उनको क्रिमिनल अलाउंस कर दिया गया, साथ में नॉट अलाउड टू मूव। आप अपने एनिमल के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाओगे, आपको एक ही प्लेस पे रहना पड़ेगा। उसके लिए ब्रिटिशर ने क्या किया, पुलिस अपॉइंट की कि आप इनकी मूवमेंट को क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं घूमेंगे, एक ही सेटल प्लेसेस पे रहेंगे। इसका मतलब पेस्टोलिस्ट तो फिर रहे ही नहीं, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन क्या पढ़ा है पेस्टोलिस्ट का, डेफिनेशन ये पढ़ा है कि पेस्टोलिस्ट मींस द पर्सन, द ग्रुप ऑफ पीपल दोज मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन नॉट मूव। फोर्थ वन, इनके ऊपर क्या कर दिया गया, टैक्सेस लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, टैक्सेस। टैक्सेस कैसे लगाया गया, टैक्सेस ऐसे लगाया गया कि जिसके पास जितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उनको अपने एनिमल्स के अनुसार टैक्स देना है। इफ दे वांट टू एंटर इन द फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर करना चाहते हैं प्रोटेक्टेड के अंदर, दे हैव टू टेक ए परमिट। क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। परमिट एक तरह का लाइसेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो परमिट दिया जाएगा उसके पे भी 2 चीजों के ऊपर फोकस किया गया, आपके कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, नंबर ऑफ एनिमल्स, और साथ में उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ डेज से, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो। अगर आप लेट होंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। सपोज कीजिए मेरे पास 10 एनिमल है, एक एनिमल का मेरे को 1 रुपीज देना पड़ता है, और मैं 10 दिन के लिए जाना चाहता हूं, तो 10 × 10 हो गया, तो मेरे को 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इफ आई विल बी लेट, तो उस कंडीशन में मेरे को फाइन पे करना पड़ेगा। दिस आर द 4 स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द ब्रिटिशर टू कंट्रोल द पेस्टोलिस्ट या टू क्रिएट द ट्रबल फॉर द पेस्टोलिस्ट। अब ये बोलता है कि जो कॉलोनियल रूल है उसने पेस्टोलिस्ट की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया, कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल मींस ब्रिटिशर रूल, किसको इफेक्ट किया, इफेक्टेड टू लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट, इफेक्टेड टू लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट। अब पेस्टोलिस्ट की लाइफ को इफेक्टेड कैसे किया, सिंपल सी बात है कि पहली बात क्या हो रहा है यहाँ पे कि उनकी मूवमेंट के ऊपर रोक लगा दी गई। तो पहला आप लिखोगे दे लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड। अब ग्रेजिंग लैंड लॉस्ट कर दिए गए क्योंकि ज्यादातर क्या हो गया, अंडर द कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया गया। या सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या किया था, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द फॉरेस्ट, लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड।
अब ग्रेजिंग लैंड का लॉस्ट होने का सिंपल सा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? पेस्टोलिस्ट के ऊपर आएगा। क्या आएगा? दे हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल, डिक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स। जब नंबर ऑफ एनिमल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो सेकंड क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी उनकी। अब इनकम कम हो जाएगी, दे हैव टू चेंज देयर प्रोफेशन। उनको क्या करना पड़ेगा? चेंज देयर प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। अब प्रोफेशन चेंज करने के लिए नया प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे और दे बिकम ए लेबर। वो किस में कन्वर्ट हो गए भाई? लेबर में। पहले क्या थे? ओनर थे। लेबर किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स के लिए वो 3 तरह से काम करेंगे। अब ब्रिटिशर क्या कराते थे भारत में? कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो उनके लिए खेत में काम करेंगे। भारत के अंदर क्या करते थे? वो माइनिंग करते थे, तो इंडस्ट्रीज माइनिंग के अंदर काम करेंगे। इंडस्ट्रीज के अंदर काम करेंगे, तो ब्रिटिशर के लिए तो अच्छा हुआ ये सारा। तो ये इस तरह से भी कैन से दैट कि दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू द रूल ऑफ द कॉलोनियल। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक, फर्स्ट थिंग दैट कि आपको यू हैव टू राइट अबाउट द कम्युनिटीज मूवमेंट। सेकेंड वन, ब्रिटिशर रूल्स, हाउ टू इफेक्ट। और थर्ड वन, क्या इफेक्ट निकला। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री आता है वो अफ्रीका है। अफ्रीका इज द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज हैं। उनमें से कुछ का नाम जैसे बिडविन्स हो गया है, तमरान्स हो गया है, या फिर आपका मसाई। हमने किसके बारे में पढ़ना है? मसाई के बारे में पढ़ना है। जो मसाई कम्युनिटी है उसके बारे में स्टडी करना है। मसाई का जो लिटरली मीनिंग है उसका मतलब है माई पीपल। मसाई का मतलब क्या है भाई? माई पीपल। अब मसाई भी क्या है? एक पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी है। दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। उनके पास एनिमल्स है, जैसे डोंकी हो गया, काव हो गया, गोट, शिप्स, इस तरह के थे। अब यहाँ पे जो मसाई कम्युनिटी है स्पेसिफिकली 2 कंट्रीज के अंदर ज्यादा थी। एक का नाम है तंजानिया, एक का नाम है केनिया। अब यहाँ पे जो मसाई कम्युनिटी के बारे में 3 चीजें आप लिखोगे। पहली बात तो ये पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी है, दे हैव द एनिमल हर्ड्स है, और दे मूव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते थे। द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि जो अफ्रीका है ये ज्योग्राफिकल एरिया रेन फेड एरिया है, कम बारिश होती है तो कम ग्रास लैंड है, तो इसीलिए दे हैव टू फाइंड अ न्यू पेस्चर लैंड, मूव टू द लॉन्ग डिस्टेंस। और इनके बारे में एक बात और लिख सकते हैं, दे आर लाइक ए ट्रेडर्स, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें सेल आउट करते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए हैं, स्किन ऑफ एनिमल हो गया, एग्स हो गए हैं, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट करते थे। अब इनको भी क्या किया गया? इफेक्ट किया गया कॉलोनियल रूल ने। पर अफ्रीका कॉलोनी बना क्या है? ये एक शानदार कहानी है। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई 1885 में, बर्लिन कॉन्फ्रेंस। बर्लिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई भाई? 1885 के अंदर। इसके अंदर जो अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप था उसको डिवीजन कर लिया गया। डिवीजन ऑफ अफ्रीका कैसे? मैप उठाया, मैप के ऊपर स्केल लिया और लाइन ड्रॉ कर दी कि इस ज्योग्राफिकल एरिया का रूलर कौन होगा? इंग्लैंड होगा, इसका फ्रांस होगा, इसका जर्मनी होगा, इसका बेल्जियम होगा, इसका यूएसए होगा। और अफ्रीकन पीपल को बेचारों को कुछ पता भी नहीं है कि आपका देश पॉलिटिकल मैप के ऊपर कॉलोनियल के रूल आ चुका है। उसकी एक लंबी कहानी है, वो 10th क्लास में आप पढ़ोगे, उसको इतना ही समझ लीजिए कि 1885 के अंदर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आ गए। अब इन्होंने भी सेम यही काम किया। यहाँ पे पहला क्या किया? यहाँ पे जो ग्रेजिंग लैंड होते थे, जो फर्टाइल एरिया था, क्योंकि आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि रेनफेड क्रॉप्स है, उस ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? एग्रीकल्चर लैंड में। और एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करने से क्या फायदे होंगे? 2 चीजें। एक तो उनको क्रॉप्स मिलेगी फॉर सेलिंग द मार्केट, क्योंकि कॉलोनियल रूलर वो है। और सेकंड क्या होगा उनको फायदा कि जो भी उसके ऊपर खेती करेगा वो उसको लैंड रेवेन्यू पे करेगा। सेकंड क्या हुआ? यहाँ पे नेशनल पार्क्स बनाए गए। नेशनल पार्क, जैसे भारत के अंदर फॉरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे नेशनल पार्क्स बना दिए गए। ऐसे पार्क जिसके अंदर कोई भी पेस्टोरिक कम्युनिटी आर नॉट अलाउड टू एंटर। जैसे यहाँ पे 2 बड़े नेशनल पार्क्स बनाए गए, जैसे शंभू मारा, एक इसके अंदर सेगनेटी। जो शंभू मारा था वो कहाँ पे था? केनिया के अंदर था। और केनिया किसके अंडर था रूल था भाई? ब्रिटिशर्स के। और यहाँ पे दूसरा क्या था? सेगनेटी, ये किसके अंदर उधर रूल था? तंजानिया के। और तंजानिया किसके अंदर उधर रूल थी? जर्मनी के। और पहले ये दोनों के दोनों क्या थे? फ्री टेरिटरीज थी। तीसरा क्या हुआ? जो फर्टाइल एरिया था इट यूज फॉर द अर्बन सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनियल मास्टर थे, वाइट पीपल, उन्होंने उस फर्टाइल एरिया के ऊपर अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए। और साथ में लिख दिया नॉट अलाउड टू एंटर। जैसे आप साउथ अफ्रीका की कहानी में पढ़ चुके हो कि उन्होंने अलाउड टू एंटर किया ही नहीं है। उनसे काम कराए जाते थे पर वो इस एरिया के अंदर रह नहीं सकते थे।
नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि बेसिकली कॉलोनियल रूल के अंदर सारा जो मेन काम किया जाता था ओनली फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और ये सेल्फ इंटरेस्ट इतना खतरनाक था कि वहां के जो नेटिव पीपल थे उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। ठीक है, तो जैसे इंडिया के अंदर हमने पढ़ा ऐसे ही हमने कहां पे पढ़ा है, अफ्रीका के अंदर। अब बोलता है कि अफ्रीका के अंदर ये जो रूल है कॉलोनियल रूल, इसने इनको कैसे इफेक्ट किया कॉलोनियल रूल ने। अब कॉलोनियल रूल के इफेक्ट के बारे में आप पहले से आप ये दो चीजें समझिए। देखिए, पहला तो हमने देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है वो कैसे है। जो मसाई कम्युनिटी थी उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी था, इट वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, दो पार्ट्स के अंदर उन्हें डिवीजन किया हुआ था। पहले यहाँ पे क्या होते थे, एल्डर्स, और दूसरे होते थे वॉरियर्स। एल्डर्स वो लोग थे जो क्या थे, एज्ड पर्सन थे, और अपने ग्रुप से रिलेटेड डिसीजन लेते थे, और साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको सोल्व करते थे। जैसे दो बंदों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो अपने ही ट्रेडिशनल मेथड से उसको सोल्व आउट करते थे। दूसरे कौन होते थे, वॉरियर। वॉरियर के अंदर कौन होते थे, यंगर पीपल, और यंगर के को बोला जाता था यहाँ पे रेड करना। रेड का मतलब है दूसरे के ऊपर अटैक करना, और रेड करने के साथ साथ रेड क्यों करते थे, जैसे एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक किया, उनके एनिमल्स छीन के लिए, क्योंकि जो मेन बेसिकली प्रॉपर्टी वेल्थ माना जाता था नंबर ऑफ एनिमल। जिस ग्रुप के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल होंगे उस ग्रुप को उतना ही पावरफुल समझा जाता था। दूसरा क्या था, प्रोवाइड द सिक्योरिटी, प्रोवाइड द सिक्योरिटी। अब ब्रिटिशर का जब रूल आया तो सबसे पहले इन्होंने काउंटर किया किसके ऊपर, इनके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। इनके लैंड छीन लिए, फर्टाइल लैंड जो था उसको कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, अर्बन सेटलमेंट में, नेशनल पार्क्स बना दिए गए। और उसके अंदर एक 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर्स ड्रॉ कर दिए गए थे किसके बीच में, केनिया एंड तंजानिया के बीच में। केनिया का रूलर मैं आपको बता चुका हूँ ब्रिटिशर, और तंजानिया के जो रूलर थे वो कौन थे, जर्मनी। अब पहले क्या होता था, दे मूव टू द लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड द पेस्चर लैंड। अब वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है। अब ये बोलता है कि इनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट आए। पहला तो आपको ये याद रखना कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इनको डिजोल्व कर दिया, कोई ना एल्डर होगा ना कोई वॉरियर होगा। दे अपॉइंटेड द वन हेडमैन, अपॉइंटेड ए हेडमैन। ये हेडमैन कौन था, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स होता था, या जर्मनी के जो भी रूलर थे उनके द्वारा हेडमैन था। हेडमैन का यही काम था कि कोई प्रॉब्लम होगी सोल्व आउट होगी और आपको कलेक्शन ऑफ टैक्सेस करना है। दूसरा आप लिखोगे नॉट इक्वली इफेक्टेड, ये लोग इक्वली इफेक्टेड नहीं हुए। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स थे। जिनके पास नंबर ऑफ एनिमल्स ज्यादा थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेल आउट कर दिए, और दे स्टार्टेड टू डू सेटल एग्रीकल्चर, सेटल एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रमोशन कर रहा था कॉलोनियल रूल। वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, पर इनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। दूसरे जिनके पास नंबर ऑफ एनिमल्स कम थे, इसका मतलब जो पुअर पीपल थे उनको कन्वर्ट होना पड़ा लेबर में, जैसे इंडिया के अंदर कन्वर्ट इनटू लेबर। और लेबर में कैसे काम करते थे, वही आप तीन चीजें लिखोगे, एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, और तीसरा उनकी माइनिंग के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तीसरा ये बोलता है कि दे हैव टू चेंज देयर प्रोफेशन, उनको क्या करना पड़ा, अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा। अर्लियर दे वर द ओनर, दे वर द मास्टर्स, अब वो क्या हो चुके हैं, दे हैव टू कन्वर्ट टू देमसेल्फ इनटू लेबर। इसका मतलब तीन क्वेश्चन यहाँ से लर्न करना है, फीचर्स ऑफ द मसाई कम्युनिटी, और व्हाट rules made by the colonial to disturb the life of the Maasai community, or what effects of the colonial rule on their community, that is the thing। तो it is one of the easy chapter, और मेरे को लगता है इतने कम समय में इससे बेहतर नहीं किया जा सकता था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आगे मैं अपना अच्छा करूंगा वो। चलो थैंक यू, यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।